जगवा भरम में भुलाइल बाए लोगे, जगवा भरम में भुलाइल। भारत में 60 का दशक समाजवादियों का दशक था। एक बड़ी संख्या जब गरीबी रेखा के नीचे होती है तो समाजवाद का आर्थिक ढांचा एक उम्मीद की तरह लगता है, और इस उम्मीद को लिए लोहिया, जेपी जैसे नेता इनकम्बेंट कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेर रहे थे। ये समय देश में छात्र आंदोलनों का भी था। हर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकली चार्ज थी और पटना यूनिवर्सिटी भी इससे अछूता नहीं था। आज की कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये ज़रूरी है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का यूथ विंग था, समाजवादी युवजन सभा। कांग्रेस से तो लड़ाई थी और संघ के विचार 60 के दशक की आशाओं से मेल नहीं खाते थे, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ही 21 साल के लालू का घर बना हुआ था। साल 1969, दशक का अंत हो रहा है और लालू यूनिवर्सिटी के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता राम लखन यादव के कैंडिडेट राम प्रकाश यादव के खिलाफ खड़ा है। 21 साल का लालू भाषण तो अच्छा देता ही है, लेकिन भीड़ को खींचता भी जबरदस्त है। लालू अपनी एक तस्वीर सबको बेचता रहा कि कैसे वो भैंस पे बैठ के उसे चराता था, और वो जीत गया। पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसमें संयोग, भाग्य, कर्म और नियति सब ने एक होकर लालू की यात्रा लिखी। जनसत्ता बिहार के गंगा प्रसाद को इस लड़के में कुछ अलग दिखा, लगा शायद आगे जाएगा। उन्होंने लालू को अपने नाम से एक एक्स्ट्रा एल हटाने को कहा ताकि उसके नाम को ठीक से पढ़ा जाए और लोग उसे लालू की जगह लल्लू न बुलाएं। लालू ने इसका ध्यान रखा और तुरंत सुधार किया। साल 1970 में मुलाकात हुई एक दोस्त से, रंजन प्रसाद यादव। लालू को उस वक्त पता नहीं था, उसको अपना दाहिना हाथ मिल गया था। 1971 में यूनिवर्सिटी के फिर से चुनाव हुए। इस बार राजपूत और भूमिहार गुट एक साथ होकर लड़े। राइफल बुलेट जिंदाबाद का नारा लगा और लालू चुनाव हार गया। बड़ी जल्दी लालू ने अपर कास्ट वर्सेस ओबीसी की राजनीति का पहला सबक सीख लिया था। चुनाव हारने के बाद लालू गायब सा हो गया। दरोगा राय की सिफारिश पे वेटरनरी कॉलेज में उसे एक क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। लालू अपने लिए एक सरकारी नौकरी, शादी और एक आम जिंदगी तलाशने लगा। अगले 2 साल तक लालू कॉलेज पॉलिटिक्स से दूर जिंदगी की जद्दोजहद में लगा रहा, लेकिन कहा ना, नियति खुद लालू की यात्रा लिख रही थी। साल आया 1973 का। लालू उस वक्त पटना लॉ कॉलेज में LLB कर रहा था। उसे वापस लाया गया। उसका सरनेम, उसका भाषण और लोगों से तुरंत संपर्क बनाने की कला ने उसे फिर से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़वाया, इस बार स्टूडेंट्स की तरफ से। बीजेपी के यूथ विंग ABVP ने SYS का साथ दिया और लालू फिर से चुनाव जीत गया। आम जीवन शायद उसके लिए नहीं था। लालू को जनता से सीधा संपर्क करना तो आता ही था, लेकिन वो मीडिया और लोकप्रियता को भी समझने लगा था। 1973 में स्टूडेंट यूनियंस ने धूम मचा रखी थी। कई राज्य में यूनिवर्सिटी चुनाव जीत गए, जिसमें यूपी और दिल्ली के चुनाव भी शामिल थे। उस वक्त के राजनीतिक पंडितों को विशाल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए ये स्टूडेंट यूनियन ही विकल्प लग रहे थे, और इसलिए लॉबिंग शुरू हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया और पूरे देश के स्टूडेंट लीडर्स को इकट्ठा किया। लालू भी सुशील कुमार मोदी के साथ गया। तय हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करना होगा। फरवरी 1974 में बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति का गठन हुआ। ABVP और RSS भी शामिल हो गए और इसका हिस्सा बने। अब तक स्टूडेंट यूनियंस कहाँ मुफ्त बस और सिनेमा के टिकटों की बात करते थे, और अब कहाँ पूरे देश में आंदोलन की बात कर रहे थे। पहली बार स्टूडेंट यूनियन करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा था। BPCSS ने विधानसभा के घेराव का कॉल दिया। तय तारीख थी 18 मार्च 1974। अगले एक हफ्ते तक लोकल अखबार इसे खूब गति देते रहे और जमकर छाप रहे थे। 18 मार्च से पहले एक भारी भूमिका बन चुकी थी। स्टूडेंट्स ने गवर्नर को भी चेतावनी दी और उन्हें असेंबली में स्पीच ना देने को कहा, और फिर 18 मार्च आ गया। इतनी पब्लिसिटी के बावजूद मात्र 30 स्टूडेंट ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से असेंबली की ओर नारे लगाते हुए चलना शुरू किया। उधर पटना यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स ने लॉक कर दिया और अपने ही स्टूडेंट लीडर वशिष्ठ नारायण सिंह को वाइस चांसलर डिक्लेयर कर दिया। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले किसी भी इंसान को यह नहीं पता था कि आज कितना बड़ा हंगामा होने वाला है। देखते देखते भीड़ बढ़ने लगी और संख्या 1000 पार कर गई। असेंबली के चारों तरफ हजारों की भीड़ खड़ी थी और उग्र भी हो रही थी। कांग्रेस के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था और असेंबली के घेराव में आगे सबके साथ खड़ा था लालू। धक्का मुक्की शुरू हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पर अब भीड़ कहाँ रुकने वाली थी। दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल्स को भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और 5 लोग मारे गए। लालू जैसे तैसे बच के वेटरनरी क्वार्टर पहुंच गया। लालू ने जल्दी से कुछ लोगों को अनजान नंबर से फोन किया और खबर फैला दी कि लालू को फायरिंग में गोली लग गई है। इन सब में भी लालू ने खुद को कुछ देर के लिए चर्चा का विषय बना लिया, क्योंकि लालू राजनीति में चर्चा में बने रहने का महत्व जानता था।
यह छात्र आंदोलन तुरंत ही एंटी कांग्रेस आंदोलन में बदल गया और जंगल की आग की तरह कई जिलों में फैला। खूब हिंसा हुई, कर्फ्यू लगा दिया गया। लालू इन सब के बीच कई कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में भी था, यहाँ तक कि उसने 17 मार्च को एक लेफ्ट का कार्यक्रम भी अटेंड किया था। इस ऊर्जा को दिशा देने की ज़रूरत थी। यही आस लिए स्टूडेंट्स जेपी के पास गए और इस आंदोलन को लीड करने को कहा। जेपी ये नहीं करना चाहते थे, वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। अधूरे मन से जेपी ने हाँ कहा और सारे स्टूडेंट लीडर्स को अनेक जिलों में जाने को कहा ताकि आंदोलन के लिए गति और ईंधन मिल सके। लालू भी अपने दोस्त नरेंद्र सिंह के साथ काम पे लग गया। जेपी की भीड़ में कई चेहरे थे और लालू बस उनमें से एक था। कांग्रेस ने जेपी पे अब पलटवार शुरू किया और जेपी को अपर कास्ट और अर्बन्स का मुखिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर आंदोलन इसी के इर्द गिर्द था। ये भारत की राजनीति का वो दशक था जब भारी आबादी वाला ओबीसी अपनी ज़मीन तलाश रहा था और इसी राजनीतिक गणित में लालू सबसे सटीक इक्का था। ना सिर्फ वो ओबीसी से आता था, बल्कि ओबीसी के सबसे बड़े संख्या बल वाले यादव समाज से था। कोई भी चीज़ जिसका आरोप कांग्रेस लगा सकती थी, जैसे एलिटिज्म, अपर कास्ट, अर्बनिज्म, लालू उन सब का ठीक उलट था। वो कांग्रेस के आरोपों का चलता फिरता सजीव जवाब था। और इसी के साथ जेपी आंदोलन के सभी अपर कास्ट नेता जैसे नरेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, रामजतन सिन्हा, इन सबको दूसरी पंक्ति में डाल दिया गया। जेपी आरएसएस को भी खासा नापसंद करते थे और ये दशक वैसे भी समाजवादियों का था। सारी हवा लालू के पक्ष में बह रही थी। लालू भी समाजवाद और जेपी के भाषणों से सोशल जस्टिस के बारे में जो कुछ सीख सकता था उस पर अपने आप को शिक्षित कर रहा था। 21 और 22 मार्च 1974 सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लालू तुरंत बच के गोपालगंज भाग गया और अगले 1 साल तक फरार रहा। इस बीच में स्टूडेंट कमेटी की बैठक भी होती थी। लालू और नरेंद्र सिंह ने मिलकर बैठकों पर कब्जा जमा लिया और इनमें अपना हुक्म चलाते थे। स्टूडेंट्स इससे तंग आकर शिवानंद तिवारी को लालू के खिलाफ लेके आए, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। लालू का सीधा संपर्क जेपी, दरोगा राय, रामलखन यादव जैसे दिग्गज नेताओं से था। साल 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद अंततः लालू भी अरेस्ट हो गया। हालांकि बीमारी का बहाना बनाकर लालू तुरंत पीएमसीएच शिफ्ट हो गया। आंदोलन और इमरजेंसी दोनों खत्म हुए। 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। हवा बदल चुकी थी, जेपी की आंधी थी और कांग्रेस में इंदिरा तक की हालत गंभीर थी। पूरे बीपीसीएसएस से सिर्फ एक नेता को टिकट मिला, लालू। लालू के दोस्त रंजन प्रसाद यादव ने उसके लिए कैंपेन का पूरा दारोमदार उठाया। लालू के सामने इस चुनाव में थे 3 बार के कद्दावर एमपी रामशेखर प्रसाद सिंह। जेपी के रथ पर सवार ओबीसी की मूल आबादी वाले छपरा में लालू ने अपना पहला चुनाव जीत लिया। सिर्फ 29 साल का लालू दिल्ली संसद पहुंच गया। कहाँ कॉलेज की राजनीति भी छोड़कर सरकारी नौकरी ढूंढ रहा लालू अब देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका था। छात्र लालू का अध्याय यहीं समाप्त होता है और यहाँ से महत्वाकांक्षी लालू शुरू होता है। दिल्ली में लालू की मुलाकात कई लोगों से हुई। वो चंद्रशेखर के काफ़ी करीब रहा। उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल से मिला, जिन्होंने लालू को अपने खास शिष्य शरद यादव से मिलवाया। शरद यादव से दोस्ती और तालमेल तुरंत बैठ गया, क्योंकि जाति वो है जो कभी नहीं जाती। लालू के और भी कई मजबूत संपर्क थे, जिसमें कांग्रेस के बीपी मंडल, जगन्नाथ मिश्रा, राधानंदन झा भी शामिल हैं। लालू अपने आप को पार्टी के स्तर पर मजबूत कर रहा था। अब 1980 का साल था। लालू दिल्ली से मजबूत होकर राज्य की राजनीति में वापस लौटा और छपरा के सोनपुर से चुनाव लड़ा और जीता। उस वक्त लालू के लीडर थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ने एक नियम बनाया था कि कोई भी एमएलए किसी पब्लिक अंडरटेकिंग का मेंबर 2 बार नहीं बनेगा। लालू ने इस नियम का उल्लंघन किया और कर्पूरी को भी न चाहते हुए इसे मानना पड़ा। राजनीति में लालू और कर्पूरी कभी एक दूसरे के साथ सहज नहीं थे। दोनों के सिद्धांत और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उस वक्त की एक घटना है। कर्पूरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे। उस वक्त के स्पीकर शिवानंद पासवान ने लालू से कर्पूरी को एक बार घर छोड़ने को कहा, जिस पर लालू ने मना कर दिया और कहा उसकी जीप में पेट्रोल नहीं है। कर्पूरी तो 2 बार के सीएम रह चुके हैं, खुद के लिए एक गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। लालू शक्ति और शक्ति के प्रयोग में संकोच नहीं करता था और शक्ति को ही शासन का मार्ग मानता था। लेकिन लालू बिहार की राजनीति में अपना नाम बनाने के लिए जूझ रहा था। एक तो कर्पूरी जैसा बड़ा नेता, मुख्य लीडर था, जिसकी परछाई में सब थे। दूसरा, पार्टी में सीनियर लीडर्स जैसे अनूप लाल यादव, विनायक यादव, गजेंद्र हिमांशु की पूरी फौज थी और दिक्कत ये थी कि ये सब यादव थे। लालू ने अंदर ही अंदर रणनीति बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो ये दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना ज़रूरी था, तो इसके लिए नीतीश कुमार, छेदी पासवान और जगदानंद सिंह जैसे युवा नेताओं का समर्थन हासिल किया। लालू बड़े धीरज के साथ एक कू की तैयारी कर रहा था। अगले 5 साल तक ये खेल चलता रहा। 1985 में लालू फिर से असेंबली चुनाव जीत गया
और विधानसभा में बना रहा। यहाँ तक आते आते कर्पूरी को भी लालू उपयोगी लगने लगा था। लालू एक क्राउड पुलर था और भीड़ खींचना सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन पार्टी में अभी भी ओल्ड गार्ड बहुत मजबूत था। राम सुंदर दास, अनूप लाल यादव और गजेंद्र हिमांशु लालू से बहुत आगे थे। ये वो समय भी था जब लालू और नीतीश की दोस्ती गहरी हो रही थी। सेकेंड जनरेशन लीडर्स तैयारी कर रहे थे तख्ता पलट की। और तभी 1988 में अचानक एक बहुत बड़ी घटना घटती है। पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूरा बिहार पटना की ओर भागता है। पटना आने वाले सभी मार्ग जाम हो जाते हैं। बिहार के 80% लोगों के नेता का शरीर पटना में पार्थिव पड़ा था। लालू को इसमें मौका दिखता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लालू इतना भाव विभोर होकर प्रदर्शन करता है कि मीडिया का ध्यान लालू की तरफ चला जाता है। लालू कर्पूरी के शव के ठीक बगल में बैठ गया, जो जगह आमतौर पर परिवार के लिए होती है। लालू का यह सांकेतिक तरीका था। वो अपने आप को कर्पूरी का उत्तराधिकारी घोषित कर रहा था। सिर्फ कर्पूरी की गद्दी ही नहीं, कर्पूरी के जनादेश को भी वो एक संदेश भेज रहा था। लालू का काम हो गया। अगले दिन अखबार में एक तस्वीर छपी, कर्पूरी का पार्थिव शरीर और उसके ठीक बगल में खड़ा लालू। लालू ने अपना संदेश पूरे बिहार के जनमानस तक पहुंचा दिया था। उसने कर्पूरी के कैडर पर अपना दावा ठोक दिया था। कर्पूरी के जाने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी खाली थी। जनता को तो संदेश दे दिया था, लेकिन पार्टी में सीनियर नेता अभी भी लाइन में आगे खड़े थे। यहाँ लालू ने अपना दिल्ली कनेक्शन इस्तेमाल किया। तुरंत देवीलाल और शरद यादव से संपर्क किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की दौड़ में अनूप लाल यादव सबसे आगे थे, लेकिन शरद यादव ने उन पर बहुगुना कैंप में होने का आरोप लगाया। पार्टी के यंग लीडर्स नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह ने लालू को समर्थन किया। लोक दल भी मिलकर अब जनता दल बन गया था। लालू के लिए राह बन गई। लालू एमएलए से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया। राजनीति की एक और सीढ़ी चढ़ गया। साल 1989 में लोकसभा चुनाव आए। फिर से दिल्ली जाने का मौका। इस बार वीपी सिंह की वेब पे चढ़कर लालू फिर से लोकसभा पहुंच गया। लालू ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट अनूप लाल यादव को दे दी और फिर से खुद दिल्ली चला गया। एम्बिशियस लालू को अब बड़ी गद्दी चाहिए थी। दिल्ली से ये काम आसान था। जमीन पर जनता का मत हासिल करना था, वो लालू के लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन पार्टी के अंदर भी लड़ाई थी और उसके लिए ये शहर दिल्ली बड़ा काम का था। लालू की नज़र 1990 के विधानसभा चुनाव पर थी। शरद यादव के साथ मिलकर लालू ने योजना बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो इस बार ठीक ठाक संख्या में अपने पसंदीदा यादव कैंडिडेट्स के लिए टिकट का बंदोबस्त किया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। पीएम वीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के लिए राम सुंदर दास को नामजद किया और मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। शरद यादव ने लालू से कहा, अगले मुख्यमंत्री के लिए पार्टी में चुनाव होने की बात करो, चाहे जो हो जाए, फैसला दिल्ली कमेटी के हाथ में मत छोड़ना। मुख्यमंत्री फेस के लिए चुनाव हो, इसी बात पे अड़े रहना। और ऐसा ही हुआ। तय किया गया कि अगला सीएम फेस कौन होगा, इसका पार्टी के अंदर चुनाव होगा। लालू को देवीलाल का साथ हासिल था। उस वक्त के पीएम वीपी सिंह की चंद्रशेखर से नहीं बनती थी और चंद्रशेखर किसी भी कीमत पर वीपी सिंह के कैंडिडेट को हराना चाहते थे। चंद्रशेखर ने अपना भी एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, रघुनाथ झा। लालू कभी भी राम सुंदर दास को सीधी टक्कर में नहीं हरा पाता, लेकिन रघुनाथ झा ने लालू के लिए वोट काट दिए और इस तरह सिर्फ 3 वोट से लालू जीत गया और जनता दल का सीएम फेस बन गया। रघुनाथ दास 56, लालू 59 और झा 12। 10 मार्च 1990 लालू पहली बार बिहार का सीएम बन गया। अब लालू सीएम तो बन गया, लेकिन उसे गवर्नेंस का कोई तजुर्बा नहीं था। ना तो उसे फाइल्स डिटेल्स में समझ आती थी, लेकिन उसे जनता समझ में आती थी। लालू को यह अंदाज़ा लग गया था कि अगर वो जल्दी से गवर्नेंस का कुछ नहीं करेगा तो ये सत्ता हाथ से निकल जाएगी। लालू को फाइल्स में जरा भी रुचि नहीं थी। शिवानंद तिवारी हंसते हुए बताते हैं कि वो एक बार लालू से मिलने गए तो वो फाइल्स पे साइन कर रहा था। लालू ने कहा, बाबा फाइल साइन कर कर के करेजा दुखता है। लालू को चाहिए था कोई भरोसे वाला आदमी जिस पे वो इन फाइल्स का बोझ डाल सके और खुद खुल के राजनीति और भाषण कर पाए। लालू एक ऐसे आदमी से अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के दिनों में मिला था। 1966 बैच के आईएएस मुकुंद प्रसाद, एक ओबीसी जो आते भी उसी के जिले से थे। समीकरण बिल्कुल ठीक बैठ गया। मुकुंद प्रसाद रिटायरमेंट के बाद तक लालू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। 2002 में रिटायर होने के बावजूद उन्हें एक्सटेंशन देकर 2005 तक पद पर बनाए रखा गया। लालू की कोई सीमा नहीं थी। शुरू हुए लालू के प्रयोग, जनता दरबार, लोगों से सीधा संवाद, पंचायत और मुखिया स्टाइल में न्याय, गरीब झुग्गी में पानी का टैंकर लेके घुस जाना। भारत ने जनता को नहलाने वाला मुख्यमंत्री पहली बार देखा था। गरीब लोगों के सामने ब्यूरोक्रेट्स को दौड़ाना, उनसे तंबाकू मांगकर उन्हें शर्मिंदा करना, तो कभी अपना थूकदान उठवाना। जनता को खूब मजा आ रहा था। लालू बेशक ब्यूरोक्रेट्स की जटिल बातों को नहीं समझ पाता था, लेकिन वो जनता को खूब समझता था।
उसे पता था कि जनता इन बाबुओं से चिढ़ी रहती है और जब वो जनता के सामने इन बाबुओं को शर्मिंदा करता था तो जनता को खूब मजा आता था। यह लालू का तरीका था, एम्पावरमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। बाबुओं का डर खत्म हो रहा था। लालू ने ब्यूरोक्रेसी का जातिकरण शुरू किया और यादव उसके सबसे बड़े भागीदार बनने लगे। लालू ने अपने दोस्त रंजन यादव को अपना नंबर 2 बनाया। सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वही देखते थे और उसमें जात का खास ध्यान रखा जाता था। हालात ऐसे आए कि ओबीसी और पिछड़े अधिकारियों की संख्या ही इतनी नहीं थी कि वो सारे पद ले पाते। लालू ने सोचा कोई बात नहीं, लोअर ब्यूरोक्रेसी को भरते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि बिहार के तकरीबन सारे थाना इंचार्ज यादव समाज से थे। लालू का संदेश पूरे एग्जीक्यूटिव को साफ था। आज तक बिहार ने जातीय जंग तो बहुत देखी थी, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इतना खुलकर निरशंस देखा था। लालू पहला नेता था जो खुले आम जनसभाओं में जात पर टिप्पणी और चर्चा करता था। एक बड़ा वर्ग इससे बेहद संतुष्ट भी था। उनके लिए ये उनकी वो भागीदारी थी जो उन्हें बरसों से नहीं मिली और अब ये किसी भी तरीके से जायज़ था। जनता मग्न थी। लालू ने नब्ज पकड़ ली थी। लालू ने धनाधन और फैसले लेने शुरू किए। तालाबों की नीलामी होती थी, लालू ने ये बंद करवाया और सारे तालाब मछुआरा समाज को दे दिया। आमतौर पे ये अपर कास्ट को जाते थे। मछुआरा समाज के दबंग लोगों ने तालाबों पर कब्जा कर लिया। लालू ने जातीय सभाओं में भी जाना शुरू कर दिया। लालू पहला नेता था जो जात पे सार्वजनिक रूप से चर्चा करता था और दलित और ओबीसी को सरेआम फॉरवर्ड से ऊंचा मकान बनाने को कहता था। आज तक किसी नेता ने जाति की जमीन को ऐसे नहीं सींचा था जैसे लालू सींच रहा था। एक किस्सा है 1991 का। उस वक्त लालू और सीपीआई का अलायंस था लोकसभा के चुनाव के लिए। सीपीआई के कई बड़े नेता जो अपर कास्ट से आते थे स्टेज पर बैठे थे। लालू ने कुछ दिन पहले ही ताड़ी को टैक्स फ्री कर दिया था, तो उसने भीड़ में से एक ताड़ी बेचने वाले को स्टेज पर बुलाया। सीपीआई के लीडर्स को ये बात पसंद नहीं आई और विरोध में वो एक एक करके स्टेज से जाने लगे, जिस पे लालू ने माइक पे जोर से कहा, देखा पासी आया तो ब्राह्मण भागा। लालू हर बात में जातीय पहचान को याद दिलाना नहीं भूलता था। लालू ने एक अपर कास्ट की पॉश कॉलोनी के बीच में दलितों के लिए एक कम्युनिटी हॉल बनवाया। लालू का ये सामाजिक न्याय था जिसमें कोई फिल्टर नहीं था। आरक्षण का सही माहौल बन रहा था। मंडल आ रहा था। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग पारित कर दिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में विरोध प्रदर्शन और आगजनी जैसी घटनाएं होने लगी। कई फॉरवर्ड कास्ट के स्टूडेंट्स ने अपने आप को आग लगा लिया। जवाब में ओबीसी के गुटों ने भी प्रदर्शन और हिंसा किया। लालू ने ओबीसी पक्ष को स्टेट मशीनरी का सपोर्ट दिया और मुख्यमंत्री किस तरफ है ये सार्वजनिक कर दिया। जितनी हिंसा भड़की, लालू का वोटर बेस और बढ़ता गया। लालू मंडल का मसीहा बन गया। अगले ही महीने कमंडल भी आ रहा था। 20 सितंबर 1990 राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू हो गई थी। भागलपुर दंगों के बाद मुस्लिम समाज कांग्रेस से खफा था। लालू पिछड़ों को तो ले ही आया था, अब उसकी नज़र बिहार के इस 17% वोट बैंक पर थी। उसका माई का समीकरण बनने वाला था। सेंटर में वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी का सपोर्ट था। मुलायम सिंह यादव की वीपी सिंह से कुछ खास बनती नहीं थी। वो आडवाणी को यूपी में घुसने की चुनौती दे रहे थे। लालू और मुलायम दोनों मुस्लिम वोट अपने पाले में खींचना चाहते थे। रथ रोकने का मतलब बीजेपी सरकार गिरा देगी। वीपी सिंह की गद्दी खतरे में थी और ये तो तय था कि मुलायम या लालू ये रथ रोक जरूर देंगे। लालू के पास एडवांटेज था क्योंकि रथ यात्रा बिहार से होकर यूपी जा रही थी। यदि वो रथ जाने देगा तभी मुलायम सिंह के पास मौका है। ऐसा मौका चूकना लालू के फितरत नहीं थी। रथ यात्रा धनबाद आ चुकी थी। धनबाद में अरेस्ट मुश्किल था। वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अफजल अमानुल्लाह था, जो मुस्लिम होने के साथ उग्र मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन का दामाद भी था। धनबाद में बीजेपी की पकड़ भी थी। लालू ने रथ आगे बढ़ने दिया। रथ अगले शहर गया पहुंचा। लालू फिर भी असमंजस में था क्योंकि गया में भी बीजेपी का जनाधार था। उसने रथ को फिर से आगे बढ़ने दिया। लालू लगातार देवीलाल, शरद यादव और मुस्लिम नेता जैसे गुलाम सरवर, डॉक्टर जबीर हुसैन से बात करके योजना बना रहा था। लालू वीपी सिंह से मिलने दिल्ली भी गया और मुलायम सिंह को इन खबरों से दूर रखा गया। लालू रथ यात्रा का पटना के बाद गंगा नदी पार करने का इंतजार करता रहा। दुमका के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फ़ोन करके एक स्पेशल गेस्ट के लिए तैयार रहने को कहा गया। लालू बिल्कुल खामोशी से पूरी रथ यात्रा को मॉनिटर कर रहा था। जैसे ही आडवाणी हाजीपुर से समस्तीपुर के लिए निकले, लालू ने आईपीएस रामेश्वर और आरके सिंह को आडवाणी को गिरफ्तार करने भेजा। 23 अक्टूबर 1990 समस्तीपुर की सारी लाइंस काट दी गईं। 6 बजे आडवाणी को अरेस्ट करके दुमका और वहां से मसंजोर रवाना कर दिया गया। पटना, वैशाली और समस्तीपुर में प्रदर्शन हुआ जिसे लालू ने कठोरता से दबा दिया। लालू को पता था काम हो चुका है। आज
वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे निकल चुका है। माई अब उसका हो चुका है। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। लालू के बिहार गवर्नेंस का टूटा फूटा प्रयास उसे कुछ भी फल नहीं दे रहा था। इसलिए 1990 का अंत आते आते तक लालू ने गवर्नेंस को छोड़ कास्ट कंसोलिडेशन को अपनी रणनीति बना लिया था। 1991 में लोकसभा चुनाव हुए और लालू ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। लालू ने बिहार के 54 में से 48 सीट जीत के जनता दल में अपनी दावेदारी ठोक दी। ये वही समय था जब लालू ने अपने आप को बिहार का राजा कहना शुरू कर दिया था। लालू मीडिया का चहेता बन गया। भारत की इलीट राजनीति में एक अक्खड़ नेता अलग ही नजर आता था। मीडिया लालू को खूब छाप रही थी क्योंकि लालू बिकता बहुत तेज था। आगे तो वो निकल ही चुका था, अब बारी थी अपने साथियों को ठिकाने लगाने की। सबसे पहले नीतीश कुमार को हाशिए पे किया और उसके बाद बारी आई देवीलाल और शरद यादव की। अब लालू का दरबार लगता था। शाम को लोकगीत का कार्यक्रम चलता था। दिन प्रतिदिन लालू की दिलचस्पी गवर्नेंस में और कम होती जा रही थी। लालू का कद लोकसभा चुनाव के बाद जनता दल में बहुत बड़ा हो गया था। लालू ने अब जनता दल के बड़े नेता चंद्रशेखर, एस.आर. बोमई, रामकृष्ण हेगड़े, इनका भी प्रभाव पार्टी में कम करना शुरू कर दिया था। लालू सिर्फ 3 साल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन से चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से जनता दल का सबसे कद्दावर नेता बन चुका था। जातीय हिंसा बिहार के लिए नया नहीं था। ये तो 60 के दशक से ही चल रहा था। एमसीसी इसके केंद्र में था, लेकिन अब इस हिंसा में भी एक विस्फोट होने वाला था। 1994 में रणवीर सेना का गठन हुआ, जिसका नाम 22 नरसंहार में आया। लालू के पूरे कार्यकाल में 58 नरसंहार हुए और 566 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लालू की राजनीति को ये खूनी खेल सबसे ज़्यादा रास आता था। पुलिस और प्रशासन सिर्फ लाशें उठाने के लिए थी। जब कभी कोई अपर कास्ट इस हिंसा में मरता तो लालू कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब कोई दलित या ओबीसी की हत्या होती तो लालू तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता और मृतकों के परिवार के लिए आर्थिक मदद और नौकरी की घोषणा करता। यह हिंसा लालू को दोनों तरफ से रास आ रही थी। रणवीर सेना की हिंसा ओबीसी और दलित समाज में डर का काम करती कि देखो, अगर लालू नहीं होगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और एमसीसी की हिंसा ओबीसी और दलित के लिए अपने हक की लड़ाई और बदला था। लालू दोनों तरफ से जीत रहा था, इसलिए ये खेल लालू के काल में बिल्कुल खुला चला। प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। रणवीर सेना के साथ और भी कई सेनाएं थी। कुर्मियों की भूमि सेना, राजपूतों की कुंवर सेना, भूमियारों की ब्रह्मसरी सेना, यादवों की लौरिक सेना। अपनी उफान पर सिर्फ रणवीर सेना के पास तकरीबन 20,000 हथियार थे। इन लाशों के ढेर में यदि जाति भी ढूंढनी है तो चलिए ढूंढते हैं। 1992 गया नरसंहार, 30 अपर कास्ट लोग मारे गए। 1996 भोजपुर, 22 दलित मारे गए। 1997 अरवल, 23 दलित मारे गए। 1998 जहानाबाद, 23 दलित मारे गए। 1999 जहानाबाद, 35 अपर कास्ट मारे गए। 2000 औरंगाबाद, 35 दलित मारे गए। कुल 128 अपर कास्ट के लोग मारे गए और 343 ओबीसी दलित। आंकड़ों से ये तो दिख रहा होगा कि इस पूरी जंग में जीत सिर्फ लालू रहा था। एक पूरी पीढ़ी इस आग में झुलसा दी गई। ये पूरी खेप अनपढ़ रह गई और सिर्फ अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करती रही। एक उदाहरण है, बिहार के इकवारी के स्कूल 6 साल तक बंद रहे। 90 के दशक में एक ही दिन में ग्रामीण बैंक से सारा पैसा निकाल लिया गया हथियार खरीदने के लिए। गांव के हर आदमी के खिलाफ एक पुलिस केस ज़रूर था। अब प्रशासन चाहिए था। जनता को अब मज़ा आना बंद हो गया था, क्योंकि दलित समाज के जीवन में कोई सुधार नहीं आया था। बस उस पर अन्याय करने वाले लोगों की जाति बदल गई थी। त्रिवेणी संघ भी टूट रहा था, क्योंकि यादव त्रिवेणी संघ को डोमिनेट कर रहा था और कोयरी और कुर्मी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। लालू भी इससे अनजान नहीं था। वो जानता था जब तक नरसंहार चलते रहेंगे, रणवीर सेना के डर से पिछड़ा उसके साथ बना रहेगा। उसकी नज़र अपने माई को और मजबूत करने की थी। 14.5% यादव और 17% मुस्लिम का कोर वोट बैंक उसके आधार को चट्टान सा बना चुका था। 1995 का असेंबली चुनाव आया। लालू ने 28 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया। लालू मुसलमानों को याद दिलाता रहा कि कैसे उसने आडवाणी की रथ यात्रा रोकी है। इफ्तार पार्टियों में जाना, गोल टोपी लगाना, सिंबलिज्म का कोई भी काम लालू नहीं छोड़ता था। ये और बात है कि भागलपुर दंगों के विक्टिम्स के लिए लालू ने ना तो कुछ किया, ना मदरसों के लिए कभी कोई फंड दिया। और ये चुनाव भी लालू जीत गया। 173 सीट। लालू वॉज इनविंसिबल। ये वो वक्त था जब लालू को प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब आने लगे थे। धीरे धीरे लालू का रुतबा ऐसा बढ़ा
कि वह एक के बाद एक केंद्रीय नेताओं को भी नज़रअंदाज करने लगा। इसका एक उदाहरण है, पीएम बनने से पहले आई.के. गुजराल ने लालू से राज्यसभा भेजने की मिन्नत की। लालू ने गुजराल को चौथे स्थान पर नॉमिनेट किया और जैसे तैसे गुजराल राज्यसभा पहुंचा। अहंकार और शक्ति ने लालू की आंख बंद कर दी और वो निश्चिंत हो गया। सोशल एम्पावरमेंट का लाभ सिर्फ यादव समाज को मिल रहा था, इसलिए बाकी जातियां धीरे धीरे लालू का साथ छोड़ने लगी। 1996 में लालू ने 11 मुस्लिम लॉरियट्स को नॉमिनेट किया, हर 11 यूनिवर्सिटी में एक। 1994 में नीतीश कुमार और 1996 के अंत तक शरद यादव और पासवान लालू को छोड़कर जा चुके थे। लालू का किला कमज़ोर हो रहा था, लेकिन लालू बेफिक्र था। अहंकार उसके तजुर्बे पर हावी हो गया था। लालू ने ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल ठंडा कर दिया था। नियंत्रण अब बाहुबलियों के हाथ में था। लालू के 4 मूल मंत्र थे: सरकारी, गैर सरकारी, रंगदारी और ठेकेदारी। 1995 के चुनाव के बाद लालू और भी ज़्यादा यादव सेंट्रिक हो गया। सारे सरकारी ठेके यादव समाज को जाने लगे। पुलिस स्टेशन इंचार्ज, बीडीओ, सीओ, डीएम और एसपी सब ज़्यादा से ज़्यादा यादव को मिलने लगे। सारे पद भर नहीं पा रहे थे क्योंकि उतने यादव अधिकारी थे ही नहीं। छोटे बाजार समिति में लोकल गुंडों ने टैक्स वसूली शुरू कर दी। ग्रीन टॉवेल वर्चस्व दिखाने के लिए लालू के समर्थक अपने कंधे पर एक हरा गमछा लेकर घूमने लगे। व्यापारी समाज बिहार छोड़कर भागने लगा। क्रिमिनल केसेस में लालू की आदत थी सीधा थाना इंचार्ज को फ़ोन लगाने की, जिससे सीनियर ब्यूरोक्रेसी हाशिए पर चली गई। बची खुची ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज हो गई और प्रशासन में उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वो सब बस दिल्ली पोस्टिंग चाहते थे, कोई बिहार में नहीं रहना चाहता था। असेंबली में यादवों की संख्या बढ़कर 27% हो चुकी थी और आरजेडी में 40%। ब्यूरोक्रेसी के ध्वस्त होने के बाद बिहार का खंडीकरण हो गया और हर खंड को वहाँ का बाहुबली नियंत्रण करता था। सीवान में शहाबुद्दीन, आरा और बक्सर में सुनील पांडे, हाजीपुर और वैशाली में रामकिशोर सिंह, बेगूसराय में सूरजभान सिंह, खगड़िया में रणवीर यादव, गया और जहानाबाद में सुरेंद्र यादव। इन बाहुबलियों के अपने नियम और अपने कोड चलते थे। यही अपने क्षेत्र के माई बाप होते थे। शहाबुद्दीन के किस्से सबसे चर्चित हैं, जिसमें उसने चंद्रशेखर प्रसाद के बेटों को एसिड से जलाकर मार दिया। उसके घर से AK-47 बरामद हुई थी जो पाकिस्तान मेड थी। कम से कम लालू के काल में 40 तो सिर्फ यादव सीवान में मारे गए। बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका था। बीपीएससी के एग्ज़ाम्स अनियमित हो गए। 3 लाख नौकरियां खाली पड़ी रहीं, जिसमें से 1,35,000 सिर्फ टीचर्स की वैकेंसी थी। लालू ने जनता को समझाया कि अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें ज़्यादा अपर कास्ट को नौकरी मिल जाएगी। यही जवाब रोड्स पर भी था। अगर सड़क बनेगी तो गाड़ी उस पर अपर कास्ट की चलेगी। 2000 के साल में पीएम ग्रामीण सड़क योजना से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया, जो कि किसी भी राज्य के लिए एक रिकॉर्ड है। 1994 से 2001 के बीच 2,13,000 टीचर्स के पद खाली रहे। 50,000 स्कूलों में सिर्फ 67,000 टीचर थे, तकरीबन हर स्कूल पे सिर्फ एक। हाई स्कूल की हालत तो और ख़राब थी। वहाँ पूरे राज्य में सिर्फ 9,460 टीचर्स थे। सरकार ने 84 ट्रेनिंग कॉलेज में भर्ती लेना ही बंद कर दिया था। लालू ने एक साल में कुल 12 में से 10 बीएड कॉलेज बंद कर दिए। 40% प्रिंसिपल और कॉलेज की वैकेंसी परमानेंटली खाली रही। ये हायर एजुकेशन का हाल रहा। 15 साल में हायर एजुकेशन में सिर्फ 1800 टीचर को लिया गया। बिहार का ग्रोथ रेट 2.8 से 3.4 तक रहा और गरीबी 54% के आसपास रही। जब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पूरा भारत आगे बढ़ रहा था, बिहार का पर कैपिटा इनकम 1204 रुपये से घटकर 1,060 रुपये पे आ चुका था। नेशनल एवरेज से 80% की गिरावट थी। लेकिन इन सब के बीच बिहार में एक इंडस्ट्री थी जो तेज़ी से बढ़ रही थी और ट्रांसफॉर्म भी हो रही थी। डकैती अब पुराना हो गया था। किडनैपिंग एक रिस्क फ्री वेंचर था। इसमें पकड़े जाने पे सज़ा कम भी थी और प्रॉफिट भी बहुत था। बड़े बड़े डॉक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट सड़कों से उठाए जाने लगे। दायरा बढ़ा तो यूपी के पूर्वांचल के भी कुछ बिजनेसमैन को उठाया गया। कुछ मशहूर लोग भी उठाए गए, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर अशोक कर्ण, पद्मश्री राम बहादुर राय के एक रिश्तेदार, जेल मंत्री राघवेंद्र प्रताप के रिश्तेदार। इन्हें भी अपने रिलेटिव्स को छुड़वाने के लिए 30 लाख तक की फिरौती देनी पड़ी थी। रंगदारी टैक्स देते देते बिहार के मारवाड़ी समाज के 30% लोग बिहार छोड़कर चले गए। डॉक्टर्स और बिजनेसमैन भी अपने घर कौड़ियों के दाम बेचकर बिहार छोड़ गए। 7 बजे के बाद तकरीबन सभी सड़कों पर गाड़ी चलना बंद हो जाता था। सारा मोहनिया NH30 पे तो एक बोर्ड तक लगा था कि जब तक 5 से 7 गाड़ी न हो एक साथ इस सड़क पर ना जाएं।
विधानसभा तक में गुंडाई होती थी। आरजेडी एमएलएज ने एक बार विधानसभा की वेल में कूदकर सुशील कुमार का हाथ मरोड़ दिया, जिससे उनकी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई थी। लालू को अंदाज़ा लग गया था कि त्रिवेणी संघ और छोटी जातियां अब उसे छोड़ देंगी, लेकिन कई बार शक्ति का मोह ही ऐसा होता है कि धूर्त से धूर्त व्यक्ति भी प्रत्यक्ष को अनदेखा कर देता है। लालू ने अपना दांव माई पर ही खेलने का मन बना लिया था। वो उसी को और मजबूत करना चाहता था। 14+17 का गणित उसे आता था और बिहार के लिए इतना गणित काफ़ी था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक दबी फाइल लालू के साम्राज्य की चूड़ियाँ कसने वाली थी। जनवरी 1996 रात के 10 बजे लालू ने मुकुंद प्रसाद को फ़ोन किया और पता लगाने लगा कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में पैसों का हेर फेर कैसे हो रहा है। लालू को उसके खिलाफ PIL की भनक लग चुकी थी। लालू मुकुंद प्रसाद से हिसाब कम, बचने का उपाय ज़्यादा पूछ रहा था, क्योंकि यह हेर फेर का अंदाज़ा तो उसे था ही। लालू के खिलाफ कोर्ट में एक PIL दी गई। लालू के खिलाफ CBI जांच की मांग होने लगी। उस वक्त प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा थे और जनता दल की ही सरकार थी। लालू ने तुरंत अपने मंत्री रघुवंश प्रसाद को देवेगौड़ा से बात करने भेजा, लेकिन देवेगौड़ा मान नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि लालू जनता दल से इस्तीफा दे दे और जनता दल को शर्मिंदगी से बचाए। मंत्री बुरे समाचार के साथ वापस आ गया। लालू फंस गया। क्रोध के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। लालू के पास अब देवीलाल, शरद यादव, चंद्रशेखर जैसे नेताओं का साथ नहीं था। ज़्यादातर को वो खुद किनारे कर चुका था। जन समर्थन और चुनाव में भारी जीत ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन लालू के पास अभी भी एक इक्का बाकी था। लालू ने AICC के प्रेसिडेंट सीताराम केसरी को फ़ोन मिलाया और देवेगौड़ा सरकार से समर्थन खींचने को कहा। वो देवेगौड़ा को ही PM से हटाने की प्लानिंग करने लगा। HD देवेगौड़ा PM पद से हटा दिए गए और IK गुजराल नए PM बने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। CBI केस रजिस्टर कर चुकी थी और लालू पे धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा था। लालू को लग रहा था वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। उसने बंगाल के CM ज्योति बसु को सलाह के लिए पूछा। बसु ने लालू को गिरफ्तार होने से अच्छा इस्तीफा देने को कहा। इससे राजनीति में उसका कद और बढ़ जाएगा और उससे जनता की सहानुभूति भी मिलेगी। अब लालू ने मन तो बना लिया इस्तीफा देने का, लेकिन इस साम्राज्य का क्या होगा जो उसने बनाया था। लालू जानता था उसके इस्तीफे का इंतज़ार जनता दल में कई लोग कर रहे हैं और मौका कोई नहीं छोड़ेगा। लालू के दिमाग में एक योजना थी। 5 जून 1997 को लालू ने जनता दल तोड़कर अपनी पार्टी बना ली, RJD। जनता दल का एक बड़ा भाग RJD में और कई मौकाप्रस्त नेता BJP और CPI से भी आए। लालू ने मंत्री पद का वादा किया। लालू ने बिहार में कैबिनेट में 90 मंत्री बनाए और अब जब पार्टी तैयार है तो समय था इस नई पार्टी का मुखिया बनाने का, और वो कुर्सी लालू छोड़ नहीं सकता था। 25 जुलाई 1997 लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का 29वां CM बना दिया। असेंबली का पूरा समीकरण बदल चुका था, पूरा शीर्ष नेतृत्व बदल चुका था। बस नहीं बदला था तो बिहार का भाग्य। लालू के पीछे CBI पड़ी थी। RJD अपने नेता के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। राबड़ी के CM बनने के 5 दिन बाद लालू CBI कोर्ट पहुंचा और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लालू ने राबड़ी के पीछे तुरंत एक फौज खड़ी की। साधु और सुभाष पार्टी में किसी भी विरोध को दबाने के लिए और कारोबार चलाते रहने के लिए, मुकुंद प्रसाद ब्यूरोक्रेसी संभालने के लिए, और अगर कोई भी बड़ा फैसला करना हो तो लालू से इजाज़त लेनी होगी। ये वही वक्त था जब लालू का घर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हब बन गया और छोटे से छोटे फैसले के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। इसी वक्त लालू परिवार के लोग भी राजनीति में सत्ता की शक्ति का भोग करने लगे। इसका एक उदाहरण है जब मीसा भारती ने शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेता को फटकार दिया क्योंकि एक ट्रांसफ़र में उनकी इजाज़त नहीं ली गई थी। लालू की गैर मौजूदगी में और राबड़ी के कालखंड में 3 लोग पर्दे के पीछे से बिहार चला रहे थे। वो थे मुकुंद प्रसाद, जगदानंद सिंह और शंकर प्रसाद टेकरीवाल, और ये सब लालू की छत्रछाया में हो रहा था। लालू के काल में जो बबूल लगे थे वो राबड़ी के काल में पेड़ बन गए। राबड़ी काल और भी बुरा था। हिंसा, नरसंहार, करप्शन, किडनैपिंग, ये सब चरम पे था। गवर्नेंस को आदेश था जैसा चल रहा है चलने दो, स्टेटस को। 1998 के लोकसभा चुनाव हुए और लालू की RJD बिहार की सिर्फ 17 सीट पर सिमट गई। लालू की शक्ति और प्रभाव कम हो रहा था। अर्श से फर्श की यात्रा शुरू हो गई। लालू खुद भी अपने गढ़ मधेपुरा का चुनाव हार गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। ये वही मधेपुरा है जहां नारा लगता था, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। त्रिवेणी संघ उसके हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा था। छोटी जातियां नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी की ओर झुकने लगी थी। लालू ये सब देख के भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
वो अभी खुद को जेल जाने से बचाने में लगा हुआ था। कहाँ वो भैंस पे बैठकर उसको चराने की तस्वीर बेचता था और कहाँ बीजेपी उसके चारा चोर की तस्वीर जनता को दिखा रही थी। बीजेपी ने एक छोटी सी बुकलेट भी बंटवा दी जिसमें लालू के काल में 17 बड़े छोटे स्कैम्स थे। लालू हर दिन अलोकप्रिय हो रहा था, लेकिन जंगल राज नहीं रुक रहा था। साधु और सुभाष ने पूरे बिहार को आतंकित कर रखा था। एक बार फिर लालू की बुद्धि उसे अपने हालात को जानने नहीं दे रही थी। शिल्पी जैन के हत्याकांड से लेकर अपनी बेटी की शादी में गाड़ियां उठवाने तक लालू सब कुछ करता गया। उसे जो भी ठीक लगा उसने निर्दयता से वो सब कुछ लिया। उसे अब भी भरोसा था कि अपने माई के दम पे वो सब हासिल कर लेगा। सीबीआई और सीआईडी को वैसे भी लालू एक ठंडा बस्ता समझता था अगर सरकार अपनी हो। 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ और जिसका कब से पूर्वानुमान लगाया जा रहा था वो हो गया। आरजेडी सिर्फ 5 सीट ही ला पाई। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। लालू का पतन बहुत तेज़ी से हो रहा था। कहाँ एक वक्त किसी भी पार्टी को तोड़ना, केंद्र में पीएम बनाना, असीम शक्ति का मालिक लोकसभा में खुद भी जीत नहीं पा रहा था और अब राज्य सरकार भी खतरे में थी। 2000 में असेंबली के चुनाव हुए और आरजेडी को मेजॉरिटी नहीं मिली। ये पहली बार था जब समता पार्टी के नीतीश कुमार को बीजेपी के सपोर्ट से 7 दिन के लिए सीएम बनाया गया, लेकिन बहुमत वहाँ भी नहीं था। लालू ने जोर तोड़ लगाया और कांग्रेस का समर्थन हासिल किया। कांग्रेस के पास 23 सीट थी और लालू ने जैसे तैसे गद्दी बचाई और राबड़ी को सीएम बनाए रखा। अगले 5 साल बिहार के लिए और भीषण थे। ये 5 साल भी पिछले दशक जितने या उससे ज़्यादा ही भयावह थे। 2005 आते आते तक लालू के बिहार अध्याय का अंत आ चुका था। अब जनता साथ नहीं देने वाली थी। 30 अक्टूबर 2003 को नीतीश की समता पार्टी और लालू की पुरानी जनता दल दोनों ने मिलकर जेडीयू बना लिया। विकल्प तैयार था। लालू के खास दोस्त रंजन प्रसाद यादव, जिन्होंने लालू को उसके जीवन का पहला चुनाव लड़वाया था, उन्हें भी लालू ने पार्टी से निकाल दिया। 32 साल की दोस्ती ख़त्म हो गई। लालू के पास अब बस परिवार बचा था और जनता ने लालू को हरा दिया। उसका माई भी काम नहीं आया। 2005 के चुनाव में आरजेडी सिर्फ 54 सीट ला पाई और 2010 में घटकर 22 सीट पर आ गई। लालू का अध्याय बिहार की राजनीति में समाप्त हो गया। लालू की राजनीति तो चलती रही, लेकिन बिहार का राजा फिर वापस कभी नहीं आया।